नमस्कार, वेलकम टू द विजन 2.0। मैं हूं दीपक कुमार और आज आप सभी जानने वाले हैं इतिहास हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में नेट हिस्ट्री पेपर 2 को मैंने रिव्यू करा था, आपको बताया था कि इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम शुरू से इतिहास को, हिस्ट्री को शुरुआत करने वाले हैं और शुरू से पढ़ाएंगे। यदि आप नेट हिस्ट्री से क्वालिफाई नेट को करना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी यूजफुल होगा। चलिए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम इस क्लास को शुरुआत करते हैं। जैसा कि स्लाइड्स में आप देख रहे हैं, यहाँ पर हिस्ट्री के डेफिनेशंस, परिभाषा दिया गया है। लेकिन मैंने आपको इंट्रो में बात किया था कि हम इतिहास को शुरुआत से आरंभ करेंगे, शुरुआत से पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम इतिहास की डेफिनेशंस देख लेते हैं। यहाँ पर कई इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग तरीके से इतिहास की परिभाषा दिया है, लेकिन हम यहाँ पर रैप्शंस एंड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतिहास की परिभाषा जानेंगे कि इतिहास की परिभाषा क्या होता है। तो चलिए, रैप्शंस के अनुसार है जो हिस्ट्री इज ए कनेक्टेड अकाउंट्स ऑफ द कोर्स ऑफ इवेंट्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ आइडिया। इनके अनुसार ये कहते हैं कि इतिहास घटनाओं के पाठ्यक्रम या विचारों की प्रगति का एक जुड़ा हुआ खाता है। इनका कहना है घटनाओं का एक खाता है, एक अकाउंट्स है। इनके अनुसार इतिहास क्या है? तो इतिहास घटनाओं के पाठ्यक्रम या विचारों की प्रगति का एक जुड़ा हुआ खाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और एनसीईआरटी के अनुसार देखते हैं कि इतिहास की क्या परिभाषा है। तो हिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट हैपनिंग। हमारे पास्ट में जितने भी घटनाएं घटते हैं उसके साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? तो इतिहास है। अब हम आसान शब्दों में आपको बताना चाहूंगा कि इतिहास क्या है। तो बेसिकली आप इतना समझिए कि पास्ट में जितने भी घटनाएं घटते हैं उसके वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? इतिहास है। उसके साइंटिफिक स्टडी क्या है? इतिहास है। तो अब यहाँ आपने जाना कि इतिहास क्या है। बेसिकली इतिहास की जो मीनिंग होती है वो अतीत होता है। अतीत मतलब बीता हुआ पल, जो जितने भी बीते हुए घटनाएं हैं उसके साइंटिफिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब हम चलते हैं इसके प्रकार पर। आपने क्या जाना? इसके डेफिनेशन जाना। अब चलते हैं इसकी प्रकार क्या है। जैसे एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, इतिहास को खंड करते हैं इति प्लस हास। इति मतलब बीता हुआ, हास मतलब कहानी। जो बीता हुआ कहानी, घटनाएं हैं उसके साइंटिफिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। अब इसके प्रकार को देख लीजिए। इसके प्रकार 3 है। इसको सुविधा के लिए 3 प्रकार में बांटते हैं। पहला प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री एंड तीसरा हिस्ट्री। तो जैसे आपको एक बात और मैं बताना चाहूंगा, हिस्ट्री के पहले भी कुछ रहा होगा तो उसको हम किस में पढ़ते हैं? तो प्रोटो हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में आपको प्राग इतिहास बोलेंगे, इसको आदि इतिहास बोलेंगे और इसको इतिहास बोलेंगे। तो अब एक एक करके हम देख लेते हैं इसमें कैसे सेपरेट करेंगे तीनों को और क्या क्या पढ़ना है। जैसे प्री हिस्ट्री है ऐसी कालखंड जिसमें आपको लेखन कला का विकास ना हुआ हो, उसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। जैसे आपको स्टोन एज हो गया, पायोलिथिक हो गया, नियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया, चारकोलिथिक हो गया, ये सब जितने भी एज जो है आपको पाषाण युग, प्रस्तर युग, या प्री हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा जाएगा, स्टडी किया जाएगा। तो अब प्रोटो हिस्ट्री के अंदर क्या आएगा? तो ऐसी कालखंड जिसमें जो लिपि, भाषा, लेखन कला का विकास तो हो गया है, लेकिन उसको, उस लिपि को, उस भाषा को अब तक पढ़ा ना जा सका हो, उसे प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत उस कालखंड को अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदी में सिंधु नदी घाटी सभ्यता को हम प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री तो जैसे जिस कालखंड में आपको लेखन कला का भी विकास हो गया हो, उसकी लिपि, भाषा सबको पढ़ा जा चुका हो, तो उस कालखंड को हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब इतिहास के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, इसमें क्या है? इसके जो लिपि है, भाषा है, सब इसके अंतर्गत आपको पढ़ा जा चुका हो और इसकी जो स्रोत है, लिटरेचर एंड आर्कोलॉजी, दोनों प्रकार का स्रोत मिलता हो। तो इस स्लाइड्स में आपने क्या क्या जाना? तो इस स्लाइड में आपने जाना कि इतिहास की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है और उसकी प्रकार क्या है। उसके प्रकार हम फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। हिंदी में कहें तो आपको प्राग इतिहास, आदि इतिहास एंड इतिहास। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और कुछ जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको हिंदी में लिखा गया है, हिंदी वालों के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो लेक्चर होगा दोनों लैंग्वेज में, बाय लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसा कि स्लाइड्स में आप देख रहे हैं, यहाँ पर सोर्स है। तो बेसिकली हमने आपको बताया था कि हम आपको जो नेट के सिलेबस है हिस्ट्री पेपर 2, उसको मैं पूरी तरह खत्म करूंगा। मैंने एक संकल्प ले रखा है। तो आइए हम उसको कंटिन्यू करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यदि आप हमारा कंटिन्यू वीडियो देखते हैं
तो साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप जो नेट की सिलेबस को साथ में रखें, और हम जब मेरे वीडियो को आप देखें तो आप उससे मिलाएं कि हम उसी से तो पढ़ा रहे हैं ना। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो नेट का जो पहला आप खोलेंगे पेपर 2 का, तो पहला जो चैप्टर है, पहला यूनिट है, वो सोर्स के बारे में ही बताया गया है। इसलिए हमारा जो पहला इसमें यूनिट्स है, पहला जो पृष्ठ है, उसमें सोर्स के बारे में ही मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं पूरी तरह फोकस किसको किया हूँ इस वीडियो में, पूरी तरह हम अकॉर्डिंग टू किस पे बेस है, तो ये नेट के एग्जाम पर ही बेस है। इसके अलावा भी अलग जो इंटरेस्ट रखते हैं इतिहास में, या अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इतिहास काफी महत्वपूर्ण है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम चालू करते हैं इस क्लास का। यहाँ पर आपको सोर्स का हिंदी होता है स्रोत, हिंदी होता है स्रोत। अब इसके डेफिनेशन जानेंगे, स्रोत आखिर क्या है। तो दिज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड सोर्स फ्रॉम विच वी नो अबाउट हिस्ट्री। वे सभी चीजें जिससे इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, क्या कहलाता है, तो उसे सोर्स कहते हैं, स्रोत कहते हैं। ये अब एक कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसे आपको सोर्स में एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा, जितने भी नॉवेल्स हो गए, जितने भी लिटरेचर हो गए पुराना, जैसे चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज सारो हो गया, जितने भी चीजें हो गए, सारा चीज क्या कहलाएगा, सोर्स के अंतर्गत आएगा। या फिर एक्सकैवेशंस करते हैं, खुदाई करते हैं, तो जितने भी चीजें मिलते हैं सब सोर्स के अंतर्गत आएगा। मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, पांडुलिपि हो गया, जितने भी पुराने किताब वगैरह हैं जिसे इतिहास के बारे में आप जानते हैं, सब सोर्स कहलाते हैं। स्रोत मीन्स जिससे हमें कुछ जानने के लिए कुछ मिले, तो उसे सोर्स कहते हैं। अब इसके प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तो इसके 3 प्रकार में इसको बांटते हैं। पहला आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेचर्स एंड फॉरेन अकाउंट्स। बेसिकली 2 है, आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेचर, लेकिन एक और जोड़ देते हैं फॉरेन अकाउंट्स, मतलब विदेशी वृत्तांत। इसको हिंदी में कहें तो पुरातत्व एंड साहित्य एंड यात्रा वृत्तांत। अब हम एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे कि आर्कोलॉजी क्या है, लिटरेचर क्या है, फॉरेन अकाउंट्स क्या है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं आर्कोलॉजी क्या है। जैसे एक्सकैवेशंस, खुदाई के बाद जितने भी चीजें प्राप्त होते हैं, अवशेष हो गया, जैसे टूल्स हो गया, औजार हो गया, जैसे आप कहीं भी कुछ खुदाई करेंगे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है एग्जांपल में ले लेते हैं, वहां खुदाई करेंगे तो जितनी भी चीजें मिलेंगे आपको, वो आर्कोलॉजी सोर्स के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे। जैसे आप म्यूजियम विजिट करते हैं तो म्यूजियम में बहुत सारे चीज आपको देखने को मिलता है, तो वो सारा चीज क्या है, वो सब आर्कोलॉजी सोर्स के अंतर्गत आता है। अब लिटरेचर क्या है, तो लिटरेचर में जितने भी लिखा हुआ चीज है, जैसे किताब, जैसे जितने भी नॉवेल्स हैं, सारा इसके अंतर्गत आएगा। और फॉरेन अकाउंट्स क्या है, जैसे बहुत सारे लोग विदेश से घूमने आए हैं यहाँ पर, जो स्कॉलर आए हैं, जैसे फाहियान, इत्सिंग्स, हेनसांग, हेरोडोटस, सब सारे चीज, प्लिनी, प्लूटो, सब आए हैं। जब वो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की समाज को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, इसके बाद यहाँ की समाज के बारे में, यहाँ की सोसाइटी, इकोनॉमिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन, सबके बारे में लिखते हैं विस्तृत रूप से। तो उनके जो यात्रा वृत्तांत है, उस किताब को हम फॉरेन अकाउंट्स के रूप में एज ए सोर्स के रूप में काउंट करते हैं। तो तीनों के बारे में अब जाना, अब नेक्स्ट चलते हैं और कुछ जानते हैं। अब यहाँ पर लिखा है आर्कोलॉजिकल सोर्स। अब एक एक करके हम जानेंगे। पहले हम जानेंगे आर्कोलॉजी सोर्स के बारे में। आर्कोलॉजी सोर्स क्या है, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि एक्सकैवेशंस के बाद जो भी चीजें प्राप्त होती है उसे आर्कोलॉजी सोर्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एच.डी. शांकिलिया के अनुसार यदि जाने तो द स्टडी ऑफ रिमेन्स इज कॉल्ड आर्कोलॉजी। मतलब पूरा अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है, आर्कोलॉजी कहलाता है। वर्तमान समय में आर्कोलॉजी इन द प्रेजेंट टाइम एज ए साइंस के रूप में देखा जाता है। एज ए आर्कोलॉजी क्या है, एक साइंस है। यदि हम आर्कोलॉजी को खंड करते हैं, 2 भाग में बांटते हैं, तो होता है आर्को प्लस लोगस। आर्को मतलब होता है पुरातन और लोगस मतलब होता है ज्ञान, मतलब पुरातन ज्ञान को आर्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कोई भी चीज आर्कोलॉजी के सोर्स को हम प्राप्त करने के लिए हम एक्सकैवेशंस करेंगे, कहीं भी खुदाई करेंगे, जैसे आपको कहीं भी कुछ खुदाई करेंगे तो ऐसे तो कहीं किसी भी टाइप से खुदाई तो नहीं कर देंगे ना। उससे क्या होगा कि आप किसी टाइप से अपने मन से खुदाई करेंगे तो जो आपको मटेरियल्स है, जो आर्कोलॉजिकल सोर्स है, वो डैमेज होने का डर है, इसलिए उसको ढंग से कोई नियम कानून से उसको एक्सकैवेशंस, खुदाई किया जाता है। तो खुदाई करने के भी 2 प्रकार हैं। एक्सकैवेशंस के टाइप 2 हैं, पहला वर्टिकल टाइप्स एंड हॉरिजॉन्टल टाइप्स। इसको हिंदी में बोलते हैं लंबवत खुदाई एंड हॉरिजॉन्टल खुदाई। अब इसको हम डेफिनेशन जानेंगे एक एक के। पहले जानते हैं वर्टिकल एक्सकैवेशंस क्या है। तो बेसिकली वर्टिकल एक्सकैवेशंस क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द टाइप ऑफ एक्सकैवेशन इज डन इन द लिमिट एंड स्मॉल एरिया, इट्स पर्पस इज टू नो अबाउट
अमाउंट टाइम पीरियड ऑफ सोर्स द अर्थ क्रस्ट। तो बेसिकली जो वर्टिकल ये जो एक्सकैवेशन है किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का टाइम पीरियड, समय काल जानने के लिए इस टाइप्स के जो खुदाई या इस प्रकार की जो वर्टिकल एक्सकैवेशन किया जाता है। सब उदाहरण के लिए हम एक चीज ले लेते हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय को हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के हमें टाइम पीरियड जानना हो कि ये कब इसकी स्थापना हुआ था या कि ये कब चरम स्थिति पर थी, तो इस चीज के जानने के लिए हम नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्रों में किस प्रकार का खुदाई करेंगे या एक्सकैवेशंस करेंगे, तो हम वहां पर वर्टिकल एक्सकैवेशंस करेंगे, तो क्योंकि हमें नालंदा विश्वविद्यालय की टाइम पीरियड जानना है। तो जब भी किसी चीज का टाइम पीरियड जानना हो तो वहां हम वर्टिकल एक्सकैवेशंस करते हैं। अब तो कैसे इसकी टाइम पीरियड जानते हैं, तो पृथ्वी की जो लेयर, बहुत सारे लेयर होते हैं, तो लेयर के माध्यम से वर्टिकल एक्सकैवेशंस कर, खुदाई कर किसी भी चीज का हम टाइम पीरियड जानते हैं वर्टिकल एक्सकैवेशंस के द्वारा। अब हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशंस क्या है। तो यहाँ पर लिखा है द टाइप ऑफ एक्सकैवेशन इज डन ओवर ए लार्ज एरिया एंड इट्स पर्पज इज टू नो अबाउट द एक्सपेंशंस ऑफ एनी सिविलाइजेशंस। आसान शब्दों में आपको मैं बताना चाहूंगा कि हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशंस क्या है। बेसिकली जब किसी भी सिविलाइजेशन, सभ्यता का विस्तार हमें जानना हो, एक्सपेंशंस जानना हो कि ये कितना दूर में विस्तृत था सभ्यता, तो वहां पर हम उसको जानने के लिए, विस्तार जानने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टाइप की एक्सकैवेशंस, खुदाई करते हैं। जैसे सपोज दैट हमें इंडस वैली सिविलाइजेशंस या वैदिक सिविलाइजेशंस या कोई भी सिविलाइजेशन ले लेते हैं एग्जांपल में, उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए, उसकी विस्तार के रूप में हमें जानना है कि भारत के किन किन क्षेत्रों में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी घाटी सभ्यता का विस्तार था, तो वहां पर हम किस टाइप्स के एक्सकैवेशंस करेंगे, तो हम वहां पर एक्सकैवेशंस करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशंस, खुदाई करेंगे, ताकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें विस्तार मालूम हो। तो इस स्लाइड में आपने जाना क्या क्या सोर्स क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, और इसके अलावा जो एक्सकैवेशंस के कितने प्रकार होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के आप डिटेल जाने, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ जानते हैं। ये यहाँ पर उसका हिंदी दिया गया है, आप देख लीजिएगा। अभी तक हमने जो वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल जाना, सोर्स के बारे में जाना, सोर्स के प्रकार जाना और सोर्स के डेफिनेशन जाना, जिसमें आर्कोलॉजी सोर्स के बारे में हमने डेफिनेशन जाना था। अब हम आर्कोलॉजी सोर्स को क्या जानेंगे, तो इंपॉर्टेंस, महत्व को जानेंगे, इसका क्या महत्व है। तो आपको एक बात देना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो आर्कोलॉजी सोर्स है। जो सोर्स हमें 3 प्रकार के मैंने बताया था, कौन कौन, आर्कोलॉजी सोर्स, लिटरेचर सोर्स एंड फॉरेन अकाउंट्स। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको माना जाता है, आर्कोलॉजी सोर्स को माना जाता है। क्यों माना जाता है, मैं आपको बताता हूँ, इसकी महत्व बताता हूँ। जैसे भी आप कोई भी लिटरेचर लिख रहे हैं, कोई भी लेखक, राइटर लिख रहा है नॉवेल्स, लिटरेचर्स या किसी डायनेस्टी के बारे में कुछ लिख रहा है, तो अपने विचार भी उसमें ऐड कर सकता है, क्योंकि लेखक के लिए बहुत आसान है। अपने विचार, वो यदि राष्ट्रवादी होगा तो राष्ट्रवादी भावना उसमें आ जाएगा, धर्मनिरपेक्ष होगा तो धर्मनिरपेक्ष जैसा भावना आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ उसमें आ सकता है। लेकिन जो आर्कोलॉजिकल सोर्स है उसमें मिलावट की जो मात्रा है बहुत कम होती है। मिलावट आप कर ही नहीं सकते। कैसे कर सकते हैं, जैसे सपोज दैट यदि कोई बहुत बड़ा कंकाल या टूल्स या औजार मिली जो काफी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के दृष्टि से, तो उससे आप क्या लिखेंगे, जब उसको लिखने बैठेंगे तो उसमें क्या आप मिला सकते हैं, उसको तो यही लिख सकते हैं ना कि इस जो टूल्स है या इस औजार की लंबाई 3.5 इंच है, इसकी चौड़ाई 2.3 मीटर है, ऐसा ही कुछ लिखेंगे। इससे ज्यादा तो कुछ लिख नहीं सकते। इसमें मिलाने का कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए इसमें मिलावट की बहुत मात्रा कम होती है, इसलिए ये ओरिजिनल बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको रियल माना जाता है, इसलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, किसको, आर्कोलॉजी का सोर्स का। तो इसकी इंपॉर्टेंट अभी जाना आपने, क्या इंपॉर्टेंस है। अब इसके टाइप्स के बारे में हम जाने, तो नीचे चलते हैं। यहाँ पर आर्कोलॉजी सोर्स के टाइप दिया गया है, कितने टाइप्स हैं, तो देख लीजिए आप कितने टाइप्स हैं। पहला इंस्क्रिप्शंस हो गया, अभिलेख। दूसरा क्वाइंस एंड मॉनेटरी सिस्टम हो गया। तीसरा पोट्री मतलब मृदभांड हो गया। तीसरा मॉन्यूमेंट्स मतलब स्मारक हो गया। और तीसरा रिमेन्स, अवशेष हो गया, मूर्ति कला, स्कल्पचर हो गया, पेंटिंग हो गया एंड सील हो गया। ये सब क्या है, तो ये सब आपको जो आर्कोलॉजी के टाइप्स है, प्रकार है। अब नेक्स्ट चलते हैं और कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर आपने टाइप्स को जाना। आप फर्स्ट जो टाइप था वो इंस्क्रिप्शन था, अभिलेख था। तो अभिलेख के बारे में एक एक करके अब सबके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर इंस्क्रिप्शन का आपको डेफिनेशन लिखा गया है। पहले हम आपको आसान शब्दों में बताना चाहूंगा इंस्क्रिप्शन की जो एक कॉन्सेप्ट है, कैसे प्रारंभ हुआ इन द वर्ल्ड और इन द भारत।
तो आपको वर्ल्ड लेवल पर मैं बताना चाहूंगा कि इंस्क्रिप्शंस अभिलेख की कैसे शुरुआत हुई। तो पर्शियन साम्राज्य डायनेस्टी का आपने नाम सुना होगा। वहां पर एक राजा रहते थे जिनका नाम था डेरियस प्रथम। तो डेरियस प्रथम बहुत अच्छे वीर राजा थे। उन्होंने बहुत जनता के लिए कुछ करना चाहते थे। पहले कि वो जनता से संवाद करना चाहते थे, चर्चा करना चाहते थे और कनेक्ट होना चाहते थे। लेकिन आज की जैसा पहले न मोबाइल थी, न टेलीफोन था, न कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था थी, टेलीविजन व्यवस्था नहीं थी। तो कैसे अब एक राजा करोड़ों जनता है, लाखों जनता है, तो कैसे सबसे बात कर सकता है? पॉसिबल नहीं है ना। आज तो क्या है, मोदी जी को मन का बात करना होता है तो कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। तो चीजें आजकल बहुत आसान है, मीडिया चैनल है, कर लेते हैं। लेकिन उस जमाने में ये सब उपलब्ध नहीं था। लेकिन राजा जब बात कैसे करते थे, तो इंस्क्रिप्शंस के जरिए करते थे। तो उनके जो डेरियस प्रथम थे, उनके दिमाग में एक विचार आया, एक आइडिया आया कि क्यों ना हम जो आदेश देना चाहते हैं, जो विचार हम जो हम संवाद करना चाहते हैं अपने जनता से, अपने जनता जनार्दन से, उसको क्यों ना हम एक लिखवा देते हैं एक रॉक पर और एक जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हर जगह अपने राज्य में फैला देते हैं। क्योंकि उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। तो इसलिए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, अपने विचारों को क्या किया कि एक रॉक पर, बड़ी सी एक पत्थर पर लिखवा दिया और चौराहे जैसे चीजें होती हैं जहां, वहां पर रखवा दिया। अब ये क्या हुआ, उससे क्या हुआ, तो उससे ये हुआ कि जनता उस रास्ते से गुजरती थी तो उस चीज को पढ़ लेती थी और उससे उससे क्या हुआ, जनता और राजा एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। राजा की मैसेज थी वो जनता तक अच्छी तरह से डिलीवर हो गई। इस तरह से जो इन द वर्ल्ड में इंस्क्रिप्शंस मतलब अभिलेख की शुरुआत हुआ। अब हम जानेंगे कि भारत में इंस्क्रिप्शंस की कैसे शुरुआत हुआ। तो आपने मौर्य डायनेस्टी के नाम सुना होगा, वंश के नाम सुना होगा। उसमें एक महान राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अशोक ग्रेट, अशोक द ग्रेट। अशोक जो थे वो भी एक बहुत अच्छे राजा थे। उन्होंने भी जनता से कनेक्ट होना चाहते थे, जनता के लिए कुछ करना चाहते थे। लेकिन ये पॉसिबल थी नहीं क्योंकि जनता, उनकी साम्राज्य बहुत बड़ी थी और जनता करोड़ों में थी। तो उन्होंने डेरियस प्रथम की जो विचार थी उससे वो काफी इंस्पायर हुए और उन्होंने इस विचार को, अपने ऑर्डर को इंस्क्रिप्शंस के रूप में लिखवाने लगे और जगह जगह पर उसको स्थापित करने लगे। इस तरह से अशोक जो थे अपने विचारों को जनता तक डिलीवर कर सका। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह से भारत में इंस्क्रिप्शंस अभिलेख की शुरुआत हुई। तो जो अभिलेख था एक माध्यम थी। तो इस तरह से आपने अभिलेख की शुरुआत कैसे हुई वो जाना। अब हम जानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस की प्रकार कितने थी। तो उस समय इंस्क्रिप्शंस की 3 प्रकार के इंस्क्रिप्शंस हुआ करता था। पहला गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को भी हम इंस्क्रिप्शंस अभिलेख कहते हैं, प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस एंड फॉरेन इंस्क्रिप्शंस। अब हम एक तीनों को एक एक करके जानेंगे कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स क्या है। अब तो नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड्स पे और इसके बारे में जानते हैं। तो इसके पहले इस स्लाइड्स पे आपने क्या क्या जाना, तो इस स्लाइड्स में आपने क्या जाना, तो इसके आर्कोलॉजिकल सोर्स के, आपने इसकी महत्व को जाना। इसके अलावा उसके आर्कोलॉजिकल सोर्स के प्रकार के जाना, जो इतने सारे प्रकार थे। अब हम इतने सारे प्रकार एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहला इंस्क्रिप्शंस के हमने यहाँ पर पढ़ा कि इंस्क्रिप्शंस अभिलेख क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, तो उसके 3 प्रकार थे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और ये जो तीनों प्रकार हैं इंस्क्रिप्शंस के अभिलेख, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या है। तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर इसका हिंदी लिखा गया है, आप देख लीजिएगा। जैसा कि स्लाइड्स पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्टेट इंस्क्रिप्शंस लिखा हुआ है। स्टेट इंस्क्रिप्शंस का मतलब ही गवर्नमेंट इंस्क्रिप्शंस होता है, राजकीय, इसका हिंदी होता है राजकीय अभिलेख। ये पहला प्रकार है। इसके अंतर्गत कौन कौन से किस टाइप्स के अभिलेख आएंगे, तो आप देख लीजिए। यहाँ पर जितने भी प्रस्ती होते हैं ना, सारे प्रस्ती, वो सारे जो राजकीय अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर नई शब्द आ गई, प्रस्ती। व्हाट इज द प्रस्ती? प्रस्ती क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रस्ती राजा की प्रशंसा में लिखा हुआ जो अभिलेख है उसे प्रस्ती बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है जैसे मीन्स दैट विच इज रिटन टू एडमायर द किंग। राजा की प्रशंसा में जो लिखी जाती है चीजें उसे हम प्रस्ती बोलते हैं। जितने भी प्रस्ती लिखी गई है उस सारा चीज स्टेट इंस्क्रिप्शंस के अंतर्गत आएगा। जैसे आपको प्रयाग प्रस्ती नाम सुना होगा आपने, प्रयाग में स्थित है ये। इसको किसने लिखवाया था, तो समुद्रगुप्त, एक गुप्त शासक थे, गुप्त डायनेस्टी के शासक थे समुद्रगुप्त। इन्होंने प्रयाग प्रस्ती लिखवाया था। जैसे ग्वालियर प्रस्ती हो गया, राजा भोज ने लिखवाए थे। ये किस डायनेस्टी से संबंधित थे, तो गुर्जर प्रतिहार। इसके बाद विजय सेन, देवपारा प्रस्ती, ये किस डायनेस्टी से संबंधित थे, तो सेन डायनेस्टी। ये कहाँ था, तो बंगाल में। तो ये सारे चीजें आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम जानेंगे
प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस क्या है, पहला प्रकार पढ़ लिया, दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। तो प्राइवेट जो अभिलेख है उसमें बेसिकली आपको प्राइवेट के लिए जो काम के लिए जिसे लिखवाया जाता हो उस टाइप के इंस्क्रिप्शंस को हम प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, जिसे पब्लिक डोमेन में रिलीज ना किया गया हो। जैसे धनदेव शासक हुए हैं जिनका एक इंस्क्रिप्शंस है अयोध्या में, जिसे अयोध्या इंस्क्रिप्शंस के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा आपको मूर्ति एंड जितने भी चीजों पर आप टेम्पल्स पर देखते होंगे वो छोटे छोटे अक्षर में बहुत सारे चीज लिखे रहते हैं, तो वे सारा चीज आपको प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर आपको फॉरेन इंस्क्रिप्शंस हो गया। बोगाप कोई एक इंस्क्रिप्शंस है, वो एशिया माइनर में स्थापित है, तो वो जो इंस्क्रिप्शंस है वो फॉरेन इंस्क्रिप्शंस के अंतर्गत आता है। तो इस स्लाइड्स में आपने क्या क्या जाना है, तो इस स्लाइड्स में आपको जो अभिलेख के जो तीनों प्रकार हैं, स्टेट इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड्स, प्राइवेट रिकॉर्ड्स एंड फॉरेन रिकॉर्ड्स के बारे में आपने जाना। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ आगे जानते हैं। यहाँ पर इसका हिंदी है। अब यहाँ पर इस स्लाइड्स में आप देखिए, अब तक हमने जो आर्कोलॉजिकल सोर्स के जो टाइप्स को पढ़ा, इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा हमने। अब हम जानेंगे क्वाइंस के बारे में। क्वाइंस क्या है? क्वाइंस मतलब हिंदी होता है सिक्के। जैसे आप कहीं भी खुदाई करते हैं तो बहुत सारे पुराने जमाने के सिक्के मिलते हैं, कोई डायनेस्टी के मिलता है सिक्के, तो वे सारा आपको आर्कोलॉजिकल सोर्स के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे। आर्कोलॉजिकल सोर्स के वो प्रकार है। तो अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि आर्कोलॉजिकल सोर्स के जो क्वाइंस है वो कब उसकी शुरुआत हुई, इसकी हिस्ट्री के बारे में बेसिकली हम जानेंगे। तो जहां तक हिस्ट्री की बात है, तो क्वाइंस जब हम वैदिक पीरियड में जाते हैं और देखते हैं, तो वैदिक पीरियड में ऐसे क्वाइंस के सिक्के के नाम का कोई प्रचलन नहीं थी। यदि आपसे कोई पूछे कि वैदिक पीरियड में सिक्के का प्रचलन था, तो आप बोलेंगे नहीं। लेकिन ऐसी दो चीजें मिली है जिसका नाम पहला क्या है, निस्क एंड शतमान। ये दो चीजें हैं जो सिक्के नहीं थे, क्वाइंस नहीं थे, पर ये व्यापारिक एक्टिविटीज है उसमें यूज किया जाता था, ताकि जो व्यापार है संचालित किया जा सके अच्छी ढंग से। आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि जो वैदिक काल में क्वाइंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पर दो ऐसी चीजें थी, निस्क एंड शतमान चीजें थी जो व्यापारिक गतिविधियों में उसको यूज किया जाता था। अब हम इसके कुछ और चीज फैक्ट के बारे में जानेंगे। जैसे पहली बार जो क्वाइंस का आपको भारत में कब इसको रिलीज किया गया, तो ऐसा कहा जाता है कि अराउंड 500 बीसी के आसपास भारत में सिक्का का रिलीज किया गया, बनाया गया। और उस सिक्का को प्राथमिक जो पहली बार सिक्का को रिलीज किया गया था उसका नाम था पंचमार्क सिक्का। इसको आहत सिक्का भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका एक क्वेश्चन है। इसके अलावा भारत में पहली बार जो सोने की गोल्ड के सिक्का जो इंडो ग्रीक ने रिलीज करा था। इसके अलावा आपको पहली बार शुद्ध सोने के सिक्का आपको कनिष्क नामक एक राजा हुए हैं कुषाण डायनेस्टी का, उन्होंने रिलीज करा था। इसके अलावा सबसे ज्यादा गोल्ड के सिक्के, सोने के सिक्के आपको गुप्ता पीरियड में रिलीज हुआ था। ठीक है, तो आपने दो चार फैक्ट जान लिया क्वाइंस के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और पोएट्री के बारे में जानते हैं। क्वाइंस भी एक बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी टाइप्स है किसका, आर्कोलॉजी सोर्स का। इससे भी बहुत सारे चीजें के बारे में आप जान सकते हैं। जैसे क्वाइंस पर किसी राजा को आपको बीना बजाते हुए दिखाया गया है, समुद्रगुप्त के कई सिक्कों में दिखाया गया है। तो इससे आप क्या जान सकते हैं, इससे आप राजा की व्यक्तिगत रुचि के बारे में जान सकते हैं कि राजा जो है वो संगीत का प्रेमी रहा होगा या बीना बजाने उसको आता होगा। इन सब चीजों के बारे में आप जान सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी डायनेस्टी की, जैसे सपोज दैट मानते हैं एग्जाम्पल में आपको अशोक की कोई सिक्का आपको अलग दूसरे देश में मिलता है, तो इससे आप क्या इस हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, क्या अंदाजा लगा सकते हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि या तो उस जमाने में जैसे आपको फॉरेन से उस देश से जहां उस सिक्का को मिला है वहां से व्यापारिक संबंध रहा होगा भारत का, या फिर जो भारत की जो शासक है अशोक वो उसका साम्राज्य वहां तक रहा होगा या आक्रमण किया होगा जाकर वहां। इन सब चीजों के बारे में आप जान सकते हैं सिक्का के द्वारा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और जानते हैं पोएट्री। जो पोएट्री है ये भी एक टाइप्स का आपका आर्कोलॉजिकल सोर्स का टाइप्स है। तो इसका जो हिंदी होता है मृदभांड होता है। बर्तन वगैरह जितने भी आप बहुत सारे पुराने बर्तन वगैरह मिलते हैं ना वो, लेकिन जब हजार साल जो पुराने होते हैं जैसे कोई डायनेस्टी से संबंधित हो, तो वे सब आपको आर्कोलॉजी सोर्स के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। अब हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाए पोएट्री से आप हिस्ट्री के बारे में क्या क्या चीज आप जान सकते हैं। यदि कोई बहुत पुराना बर्तन मृदभांड मिला, मृदभांड मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना वो सब की बात मैं कर रहा हूँ। तो जैसे उससे आप क्या जान सकते हैं, यदि किसी भी डायनेस्टी से संबंधित बहुत मात्रा में मिट्टी के बर्तन मिलता है तो इससे आप
अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय की जो समाज थी, सोसाइटी थी, वो बहुत उस समय के जो लोग थे, पीपल मोस्टली जो डिपेंड थे मिट्टी के बर्तन पर थे। इसके अलावा आप उस समय आयरन की खोज नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यदि आयरन का खोज होता, लोहा का खोज हो जाता तो फिर लोहे का बर्तन बनती। लोहे का बर्तन नहीं बन रहा है, मिट्टी की बर्तन बन रही है, इसका मतलब ये है कि लोहा की खोज उस समय नहीं हुआ था। तो इन सब बातों पे हम प्रकाश डाला जा सकता है किससे? पोटरी के द्वारा, मृदभांड के द्वारा। इसके अलावा हम और नीचे चलते हैं और जानते हैं कि जो ये मृदभांड है, इससे को कितने प्रकार इसके कितने हैं। तो इसके जैसे आपको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड देखा जाए तो इसको दो भाग में हम बांटते हैं। पहला टाइप्स क्या है? ऋग वैदिक पीरियड में मिलने वाले मृदभांड एंड लेटर वैदिक पीरियड में मिलने वाले मृदभांड। तो पहला का देख लेते हैं। जो ऋग वैदिक पीरियड में आपको जो मिलने वाले मृदभांड है वो किस टाइप्स के हैं? तो BRW मतलब ब्लैक रेड वेयर्स, OCP एंड PZW, ये 3 प्रकार के जो मृदभांड है वो मिले हैं ऋग वैदिक काल में। अब लेटर वैदिक काल में आपको देख लेते हैं। तो लेटर वैदिक काल में आपको BW ब्लैक वेयर, RW रेड वेयर, BRW ब्लैक रेड वेयर एंड PRW, ये 3 प्रकार के किसमें मिले हैं? तो लेटर वैदिक काल में मिले हैं। आपसे कोई पूछे कि लेटर वैदिक काल की जानकारी किस प्रकार के मृदभांड में मिलती है तो आप बताएंगे BRW, OCP एंड PZW। कई एग्जाम में मल्टीपल इसे पूछा जा चुका है। इसके अलावा मल्टीपल पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आपको सॉल्व करवाऊंगा। जैसे कई बार मल्टीपल जो नेट की एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा गया है किस टाइप्स के मृदभांड से बुद्धकालीन जो टाइम पीरियड है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर आपको देखिए NBPW जो टाइप्स के जो मृदभांड है उससे आपको बुद्धकालीन टाइम के सोसाइटी के बारे में, चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे इसकी जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ बैंक पेंटेड वेयर्स, इसको उत्तरकालीन चित्रित मृदभांड, यदि हिंदी में कहेंगे तो उत्तरकालीन चित्रित मृदभांड इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप नोट डाउन कर लें। बल्कि जो बुद्धकालीन, इससे बुद्धकालीन जो टाइम पीरियड है उसके बारे में इससे जानकारी मिलती है। तो इस स्लाइड्स में आपने क्या क्या जाना? तो इस स्लाइड्स में आपने जाना कॉइन्स के बारे में, कॉइन्स भी कॉइन्स जो टाइप्स है आर्कोलॉजी सोर्स का उसके बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में आपको जाना, उसके हिस्ट्री के बारे में जाना। इसके अलावा जो एक और टाइप्स है पोएट्री, ये भी आर्कोलॉजिकल सोर्स का एक टाइप्स है, उसके बारे में आप जाना। फिर पोट्री मृदभांड के प्रकार के बारे में जाना। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और कुछ जानते हैं। यहाँ पर उसी का हिंदी में लिखा गया है, हिंदी वाले जो होंगे वो देख लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस स्लाइड्स में मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट का हिंदी होता है स्मारक। जैसे भी कोई मंदिर हो गया, चैत्य विहार, बिल्डिंग्स, भवन, जितने भी उसके टुकड़े वगैरह, उसके अवशेष वगैरह यदि बहुत पुराना मिलते हैं, जैसे आपकी अयोध्या के वहां पर उत्खनन हुई थी तो बहुत सारे बहुत पुराने चीजें मिली थी, तो वो सब किस में काउंट किए जाएंगे? तो आपको मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक में काउंट किए जाएंगे। अब इससे क्या हम, जैसे कोई मंदिर के बहुत बड़ा टुकड़ा मिला तो उससे हम क्या जान सकते हैं इतिहास के बारे में? तो उसके बारे में आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में जान सकते हैं। कैसे? जैसे आर्ट बनाया जाता है, बना रहता है, तो उससे हम ये जान सकते हैं कि इस मंदिर के टुकड़े पर यदि इतनी अच्छी आर्ट्स बना हुआ है, इसका मतलब उस टाइम में जब मंदिर बनी थी उस समय के सोसाइटी जो थी, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, आर्ट कला के बारे में जानती होगी तभी तो बनाई। तो इससे हम ये जान सकते हैं उस समय के सोसाइटी के बारे में कि जो आर्ट के बारे में वो अवेयर होंगे, जानते होंगे, तभी तो बनाए ना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं रिचनेस। यदि जो मूर्ति मिली है, मूर्ति कोई बहुत पुराना मिलता है, वो काफी महंगा होती है, तो इससे हम उस समय समाज के जो रिचनेस, समृद्धि के बारे में जान सकते हैं कि समाज, सोसाइटी बहुत अमीर रहा होगा। इसके अलावा आप इकोनॉमिक सोसाइटी के बारे में जान सकते हैं, आपको कंडीशंस के बारे में जान सकते हैं, रिलीजियस कंडीशन के बारे में जान सकते हैं, कल्चर के बारे में जान सकते हैं, विमेन कंडीशंस के बारे में भी जान सकते हैं। तो इतने चीज के बारे में हम जान सकते हैं किससे? मॉन्यूमेंट्स के द्वारा। मॉन्यूमेंट्स के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो मैंने अभी बताया आपको कि बिल्डिंग सब हो गया, फिर विहार हो गया, चैत्य हो गया, स्तूप हो गया। अब ये सब क्या होता है आपको, आप शायद समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं बताना चाहूंगा कि विहार जो है ना, जैसे बौद्ध भिक्षु होते हैं विहार में ठहरते हैं, वहां रुकते हैं। चैत्य उनकी जो पूजा स्थली होता है, स्तूप वगैरह पूजा स्थली होती है वहां पर। तो ये सब चीजें, उसके टुकड़े मिलता है, अवशेष मिलता है, तो इस स्मारक मॉन्यूमेंट्स के अंतर्गत हम उसको काउंट करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आती है, नेट के एग्जाम में मल्टीपल पूछा जा चुका है कि हमारे भारत में मंदिर बनने की कॉन्सेप्ट कब से शुरू हुआ, कब से मंदिर बनना शुरू हुआ? तो आप यहाँ पर आप कोई पूछे आप तो बताएंगे कि मंदिर बनने की शुरुआत जो भारत में है वो गुप्ता पीरियड से होती है, गुप्त डायनेस्टी से होती है। उसके पहले हमारे यहाँ मंदिर नहीं बनती थी किसी भी गॉड से,
भगवान का। ठीक है, तो ये जाना आपने। अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिमेन्स, यहाँ जो ऑसेस, ऑसेस ये भी क्या है, एक प्रकार का आर्कोलॉजी प्रकार है, आर्कोलॉजी सोर्स का प्रकार है, इसके बारे में आप जानते हैं। तो रिमेन्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें आते हैं, इससे हम क्या क्या इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। जहां तक हम मौर्य काल की बात करते हैं, यदि मौर्य काल में जानते हैं तो अवशेष, रिमेन्स मतलब अवशेष बेसिकली होता है, जैसे ईंटें वगैरह हो गए ना, बहुत पुराना पुराना मिलते हैं, वो सारे रिमेन्स अवशेष के अंतर्गत छोटे छोटे चीजें आ सकती हैं। तो हम मौर्य काल में जाते हैं, तो उस समय जो मकान बिल्डिंग बनती थी वो जो ईंट पत्थर के नहीं बनाया जाता था इन द मौर्य काल पीरियड्स। उस समय जो बिल्डिंग बनती थी वो लकड़ी की बना करता था, और जिस बिल्डिंग में राजा मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे, सम्राट थे, वो रहा करते थे, उस बिल्डिंग को क्या कहते थे, नोन एज ए राजप्रसाद कहा जाता था उस बिल्डिंग को। ठीक है, इसके अलावा और आप जान लीजिए इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो रिमेन्स के अंतर्गत आपको अवशेष के अंतर्गत आएगा आपको क्या क्या, जैसे बिल्डिंग हो गया, उसके छोटी छोटी टुकड़े वगैरह मिलता है, या फिर टूल्स वगैरह, औजार, स्टोन एज का, महापाषाण काल, पाषाण काल का, आदि मानव टाइम जो काल है उस टाइम के कोई औजार मिलता है उनके स्टोन वगैरह का, तो वो सब चीजें भी रिमेन्स यानी जो अवशेष के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ जानते हैं, लेकिन इससे पहले इस स्लाइड्स पे आपने क्या क्या पढ़ा, तो इस स्लाइड्स पे आपने मॉन्यूमेंट, स्मारक के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स वगैरह के बारे में पढ़ा, फिर रिमेन्स अवशेष के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और कुछ जानते हैं। यहाँ पर हिंदी में दिया गया, आप देख लीजिएगा, स्मारक अवशेष। अभी तक आर्कोलॉजी सोर्स में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, जैसे आपको क्वाइंस के, स्मारक, इंस्क्रिप्शंस पढ़ लिया। अब हम उसके एक और टाइप्स के पढ़ेंगे, आर्कोलॉजी सोर्स के एक और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका है स्कल्पचर, मतलब मूर्ति कला। तो जैसे पुराने मूर्ति कला भी मिलती है, तो आप उससे भी बहुत कुछ जान सकते हैं, उसको भी हम एक टाइप्स, आर्कोलॉजी के एक टाइप्स भी वो भी है। तो इसके बारे में हम पहले कुछ जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या 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 चीजें आती हैं, इससे हम क्या क्या जान सकते हैं। तो बेसिकली यदि हम स्कल्पचर मूर्ति में ज्यादा संख्या में गॉड की मूर्ति मिलती है, भगवान की मूर्ति मिलती है, पुरुष भगवान का, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय जो समाज था वो जो पैट्रियार्चल था, पितृसत्तात्मक थी, पुरुषों की प्रधानता थी समाज में। यदि महिलाओं की मूर्ति मिलती है ज्यादा, महिला भगवान की मतलब गॉडेस की मूर्ति मिलती है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो समाज थी वो मैट्रियार्चल थी, मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता होगा, या फिर जो महिलाओं की पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा प्रधानता रही होगी सोसाइटी में। इस तरह की चीजें हम अंदाजा गेस कर सकते हैं, ज्यादा लगा सकते हैं कि पुरानी स्कल्पचर मिलती है। तो अब इसमें क्या क्या चीज आ सकती है, इससे और क्या जान सकते हैं, तो इसके इकोनॉमिकल कंडीशंस भी हम जान सकते हैं। कैसे, यदि महंगी मूर्ति मिल गई तो इससे हम, या सोने की मूर्ति मिल गई कोई बहुत पुराना, तो हम समझ जाएंगे कि जब मूर्ति बनी थी उस समय जो समाज काफी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी रही होगी, तभी तो इतनी महंगी महंगी मूर्ति मिल रही है, बनाते होंगे लोग। तो इन सब चीजों के बारे में हम जान सकते हैं। अब हम इसके प्रकार के बारे में जानते हैं कि मूर्ति उस समय बनाया जाता था तो कितने टाइप्स, कितने स्टाइल, बनाने के भी स्टाइल रहे होंगे, शैलियां रही होगी, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली 3 शैलियां हमारे यहाँ थी, प्रचलित थी। पहला था गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स। इंग्लिश में इस कला को स्कूल ऑफ आर्ट्स बोला जाता है, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स बोला जाता है। इसको हिंदी में बोलेंगे गंधार शैली, मथुरा शैली एंड अमरावती शैली। इसको गंधार स्टाइल भी बोल सकते हैं, मथुरा स्टाइल भी एंड अमरावती स्टाइल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको सेपरेट करने की इसके अब हम क्या करेंगे, अब हम तीनों के बारे में पर्टिकुलर पढ़ेंगे कुछ। जैसे पहले गंधार कला के बारे में पढ़ते हैं, इस गंधार कला में किस टाइप की मूर्तियां बनाया जाता था। जैसे इसमें क्या था कि ये जो अभी आप अफगानिस्तान जो जानते हैं, जो रीजन है, उसमें यह चीज ज्यादा प्रचलित थी। तो वहां पर क्या था, फॉरेन का इंफ्लुएंस ज्यादा था, जो प्रभाव बहुत ज्यादा था, इंडो ग्रीक वगैरह का। तो आप देखेंगे जितने भी गंधार कला में मूर्ति बनी है उसमें आपको फॉरेन जो चीजें आपको ज्यादा दिखेगी, भारतीय या इंडिजीनियस और स्वदेशी नहीं मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बुद्ध भगवान की पहली मूर्ति आपको गंधार कला में ही, गंधार स्टाइल में ही बना था। इसके अलावा यदि इस कला में मूर्ति बनती है तो उसमें विशेष रूप से किस पे फोकस किया जाता था, तो बुद्ध एंड बुद्धिसत्व पर उस पे फोकस किया जाता था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अब मथुरा स्टाइल पे आते हैं। तो जहां की तक मथुरा स्टाइल्स की बात है, तो यहाँ
अब ये स्वदेशी पूरी तरह था, इसमें ये पूरी तरह स्वदेशी था। फिलहाल जो मथुरा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, मथुरा स्टाइल वहाँ बनती थी। तो इसमें बेसिकली इसकी जो प्रभाव था, इसमें तीनों धर्म का प्रभाव था। अभी आप मथुरा कला में तीनों धर्म की मूर्तियां मिलेंगे आपको, बुद्ध भगवान की भी मूर्ति मिल जाएगा, तीनों के धर्म के देवी देवताओं का मूर्ति आपको मथुरा कला में मिल जाता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट चलते हैं अमरावती स्टाइल, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स। इसमें आपको क्या है, ये मिक्स कला है, मिक्स स्टाइल है। इसमें आपको गंधार कला एंड मथुरा कला का मिक्स रूप आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें क्या है कि सभी धर्मों का इसमें इंफ्लुएंस थी, प्रभाव था। इसमें आपको मूर्ति सभी धर्मों को मिल जाएगा, सभी धर्मों के देवी देवताओं का इसमें मूर्ति मिल जाएगा। तो इसमें आप क्या क्या जाना है, इसमें स्कल्पचर के बारे में आपने जाना है, इसकी टाइप्स के बारे में जाना। आप नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर आप पेंटिंग है। पेंटिंग भी क्या है, यदि पूरा बहुत पुराना हजारों वर्ष पूर्व यदि पेंटिंग मिलती है तो वो भी एक आर्कोलॉजी सोर्स के अंतर्गत उसको काउंट किया जाता है। मैं एक बात और यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको कि जो पेंटिंग होता है उसको फ्रिस्को पेंटिंग बोलते हैं। जो पुराना पेंटिंग है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिस्को पेंटिंग बोला जाता है। ठीक है, अब पेंटिंग के बारे में, इतिहास की हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे क्या हुआ, और यदि बहुत पुराना मिलती है, कहाँ कहाँ मिलता है पेंटिंग इन द भारत में, और इससे क्या क्या इतिहास के बारे में जाना जा सकता है। तो जैसे आपने मध्य प्रदेश की नाम सुना ही होगा, वहाँ एक जगह है जिसका नाम है भीमबेटका। वहाँ पर बहुत हजारों वर्ष पूर्व पायोलिथिक, न्यूलिथिक एंड मेसोलिथिक एंड चारकोलिथिक की बात मैं कर रहा हूँ, जब ह्यूमन बीइंग जो था, मानव था, वो बहुत प्रारंभिक फेज में था और खुले आसमान में, कंदराओं में, गुफाओं में रहा करता था। तो उस टाइम की बात है। तो गुफाओं की जो केव का जो दीवार है, वॉल है, वहां पर आपको हंटिंग करते हुए लोगों का चित्र बनाया गया है। एक व्यक्ति है, कई व्यक्ति पर चित्र बनाया गया है, जो व्यक्ति एक जानवर को अपने जो हथियार से, अपने औजार से, टूल से उसको मार रहा है, मतलब हंटिंग करते हुए व्यक्ति का चित्र बनाया गया है। तो इससे क्या जानकारी मिलता है, आप जरा सोचिए। जब वो मेसोलिथिक पीरियड की है, उसकी टाइम पीरियड देखा गया तो मेसोलिथिक का निकला। तो उस समय तो ह्यूमन बीइंग का आप कंदरवा में, गुफाओं में रहा करता था, कुछ का आविष्कार भी नहीं हुआ था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, इससे आप गेस कर सकते हैं कि जो उस समय ह्यूमन बीइंग था वो ओनली शिकार पर आधारित था, हंटिंग, आखेट, शिकार किया करता था। उसके जीवन जीने का, खाने का आधार ही वही था। इसका मतलब ये था कि उस समय कृषि का विकास नहीं हुआ, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, डिस्कवरी नहीं हुआ होगा, तभी तो वो अपने जीवन यापन मांस के द्वारा कर रहा है, आखेट कर रहा है, शिकार कर रहा है, हंटिंग कर रहा है। तभी तो इन सब चीजों के बारे में हम गेस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पूरा हिस्ट्री जो है वो अंदाज पर ही चलती है। आपको चीजें एग्जैक्ट पूरा हिस्ट्री को ना सही कह सकते हैं ना गलत कह सकते हैं। आप पूरा हिस्ट्री जो लिखा जाता है इसी टाइप से लिखा जाता है, जैसे कोई पुराना चीज मिला तो उस पर गेस किया जाता है, जो हिस्टोरियन है वो गेस करते हैं कि कैसा समाज रहा होगा, इस टाइप से चीजें हम करते हैं और इतिहास को लिखा जाता है। तो जो पेंटिंग मिलती है उससे आप ये जान सकते हैं कृषि का विकास नहीं हुआ होगा, इसके आप जो आयरन है, लोहा है, उसका डिस्कवरी नहीं हुआ होगा, जो ह्यूमन बीइंग है वो अस्थायी सेटलमेंट नहीं रहा होगा, एक जगह से अस्थायी नहीं रहता होगा, घुमक्कड़ टाइप का जीवन जीता होगा, कहीं यहाँ कुछ दिन, यहाँ कुछ दिन, वहाँ कुछ दिन, वहाँ ऐसे जीता होगा। तो इन सब चीजों के बारे में आप जान सकते हैं, किससे, पेंटिंग से जान सकते हैं। तो इस स्लाइड्स में इतनी चीज आपने जाना, पहला जाना स्कल्पचर के बारे में, दूसरा पेंटिंग के बारे में, स्कल्पचर के जो मूर्ति कला है उसके टाइप्स के शैलियों के बारे में जाना। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ जानते हैं। यहाँ पर इसका हिंदी दिया गया, आप देख लीजिएगा हिंदी वाले। अब यहाँ पर सील के बारे में हम पढ़ेंगे, सील के बारे में। सील का जो हिंदी अर्थ होता है वो मुहर होता है। मुहर मतलब जो मुहर मारते हैं, उस मुहर की मैं बात कर रहा हूँ। तो यदि पुराना, कोई बहुत पुराना, हजारों वर्ष की पुराना कोई मुहर मिलता है तो उससे आप क्या जान सकते हैं इतिहास के बारे में, क्या अंदाजा, क्या गेस लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि सील पर कोई आपको गॉड वीमेन गॉड की मूर्तियां मिलती है, या फिर वहां पर आपको चित्र मिलती है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, इससे हिस्ट्री के बारे में आप जान सकते हैं कि जो समाज रहा होगा उस टाइम के, मैट्रियार्चल रहा होगा, जो महिलाओं की स्थिति अच्छी रही होगी, महिलाओं की दबदबा रहा होगा समाज में, जो मैट्रियार्चल समाज रहा होगा, मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। तो इन सब चीजों के बारे में आप जान सकते हैं। और यदि जो मुहर है उस पे किसी गॉड की चित्र मिलता है, देवी की न बल्कि देवता के चित्र मिलता है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं हिस्ट्री के बारे में क्या जान सकते हैं आप। तो इससे जान सकते हैं कि उस टाइम के जो समाज रहा होगा, जब सील जब की है, जिस टाइम का है, उस समय का जो समाज होगा उसमें पैट्रियार्चल समाज रहा होगा, पितृसत्तात्मक समाज रहा होगा। यदि देवी की चित्र मिलती है तो आप जानेंगे कि मैट्रियार्चल समाज रहा होगा, महिलाओं की स्थिति अच्छी रही होगी। इन सब चीजों के बारे में आप जान सकते हैं सील के द्वारा। तो इस स्लाइड्स पर आपने क्या पढ़ा, तो सील के बारे में पढ़ा, सील से क्या जानकारी मिलती है।
हैं तो ये जो सील भी है एक प्रकार का आर्कोलॉजी सोर्स है, उसके अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ये सीरीज चालू कर रखा हूँ जो हिस्ट्री का है, इसमें पूरा मैं जो नेट का सिलेबस है उसको खत्म करने का प्रयास करूंगा। इसलिए यदि आप हमसे जुड़े हैं तो आप लगातार बने रहिए। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे वीडियो देखते हैं तो साथ में आप नेट के सिलेबस भी रखा कीजिए। इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो नेट के सिलेबस में आपको मैच कर सकते हैं कि वो वही तो पढ़ा रहा है ना, कि वो नहीं पढ़ा रहा है। तो इस चीज को आप साथ में रखेंगे तो आप जब बार बार जो नेट के सिलेबस आप देखते हैं तो आधा चीज तो वैसे ही याद हो जाता है कि क्या पढ़ना है क्या ना पढ़ना है। तो जब आपको ये चीज याद हो जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या ना पढ़ना है तो आपको पढ़ने में आसान होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आप जरूर साथ में मेरे वीडियो देखते समय नेट का सिलेबस रखें। साथ ही यदि आप नेट की सिलेबस डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रही है तो हमारे जो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम का, वहां पर नोट्स भी भेज दिया जाता है। तो हम नेट के सिलेबस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में भेज देंगे। तो आप लिंक द्वारा आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से नेट का सिलेबस भी आप ले सकते हैं, वहां हम इस बार डाल देते हैं। तो ये हिस्ट्री पर मेरा पहला वीडियो था, अब लगातार वीडियो आता रहेगा। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगा जल्दी वीडियो लाने का, हमसे देर हो जाती है इसके लिए क्षमा चाहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।